देखिए, पिछले क्लास में आप केबी के बारे में समझ रहे थे कि केबी क्या है, और वैल्यू ऑफ केबी फॉर वाटर हम देख रहे थे। और आपको यह भी बताया गया कि अलग अलग लिक्विड के लिए केबी का जो वैल्यू होता है वह अलग अलग होता है। हाँ, वाटर के लिए यह वैल्यू आपको याद रखना है, यह होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट भी शायद बता दिया गया था। आज केवी को निकालने का एक और तरीका आपको हम बताते हैं जिसका यूज फिजिक्स में किया जाता है, लेकिन उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं यूज होता है। एक न्यूमेरिकल उस पर भी है एनसीईआरटी में। तो आइए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात, कुछ थियोरिटिकल पार्ट कुछ और हम लोग देख लें, फिर न्यूमेरिकल पर चलेंगे। केवी का एक फॉर्मूला होता है, केवी निकालने का एक फॉर्मूला होता है RT² बाई 1000 LV। केवी निकालने का यह भी एक फॉर्मूला है। इसमें आप हर एक टर्म को समझ लीजिए कि कौन क्या है। सबसे पहले टी। टी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड भी आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये किस यूनिट में रहेगा, केल्विन में। यदि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो पहले आप तुरंत बदल देंगे उसको, किस में, केल्विन में। और आपको ये करना आता होगा। टी डिग्री सेल्सियस बराबर हम लोग लिख सकते हैं T+273 केल्विन। यानी हमको यदि 10 डिग्री सी को केल्विन में बदलना हो तो 10+273 यानी 283 केल्विन हो जाएगा। तो टी को समझ चुके हैं आप, एलवी को समझिए। एलवी क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये है पर ग्राम। अब हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? जिस लिक्विड का आप केवी निकालना चाहते हैं उस लिक्विड का 1 ग्राम लीजिए, उस 1 ग्राम को हीट दीजिए। जितना हीट लेकर वह 1 ग्राम कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट कर जाता है, उसी को हम उस लिक्विड का क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वो पर ग्राम में रहेगा। अब देखिए, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में रहेगा तो इसका अपना एक स्पेसिफिक यूनिट होगा। यह जनरली 2 यूनिट में रहता है। या तो यह रहेगा कैलोरी पर ग्राम में, मतलब 2 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, या 5 कैलोरी पर ग्राम है, इस तरह से देगा। या फिर ये कैलोरी में नहीं, सॉरी, जूल में देता है। कैलोरी तो बोल ही दिए। एक दूसरा यूनिट इसका होता है जूल पर ग्राम। और इसी दोनों यूनिट के हिसाब से हम आर को समझेंगे। आर एक गैस कांस्टेंट है और इसका कई वैल्यू होता है, लेकिन जो 2 वैल्यू यहाँ पर जरूरी आएगा उसके बारे में मैं बता दूं। ये वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और इसी का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। जिस हिसाब से क्वेश्चन देगा उसी हिसाब से आप चलेंगे। मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन यदि आपको कैलोरी पर ग्राम में दिया है तो निश्चित रूप से आपको आर का वैल्यू कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 2। और यदि हीट ऑफ वेपोराइजेशन जूल में गया है तो ऐसी स्थिति में आपको आर का वैल्यू क्या लेना होगा, 8.31। इस हिसाब से आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे देगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन यदि देता है पर ग्राम तो आप उस लिक्विड का केवी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम फिजिक्स का क्यों यूज कर दिए, चूँकि ये वहीं से आया भी है। देखिए, केमिस्ट्री में काम ग्राम पर होता ही नहीं है। केमिस्ट्री में मोल या ग्राम इक्विवेलेंट पर काम होता है। तो इसी फॉर्मूला को अब हम फिजिक्स से लेके चले जाएंगे किस पर, केमिस्ट्री पर, मतलब केमिस्ट्री में। अब उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पर ग्राम दिया हुआ है ना, इसको बदलना पड़ेगा किस में, पर मोल में। पर मोल में, ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। यदि हम एलवी में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो वह मॉलिक्यूलर वेट ऊपर में जाके गुना में बदल जाएगा। और ऐसी स्थिति में एलवी को तब हम एलवी नहीं कहते हैं, तब उसको डेल्टा एच वीपी कहा जाता है। और जो कहा जाता है, क्या होना है नहीं होना है, वो हम बाद में लिख देंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए।
एलवी का मतलब यही तो बता रहे हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, ये सिंबल है एलवी, सिंबल है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का सिंबल है। इसको लेटेंट हीट के तौर पर भी आप फिजिक्स में समझते होंगे। एलवी जो है ना वह सिंबल है। आर का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? आर गैस कांस्टेंट है, तो उसका ये सिंबल है। उसी प्रकार हीट ऑफ वेपोराइजेशन का सिंबल है ये। किसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के तौर पर भी आप समझते होंगे, आप एक बार फिजिक्स में सर से बात कर लीजिएगा। वैसे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं। ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन यह मात्र एक सिंबल है, जिसको हम हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, 1 ग्राम किसी भी लिक्विड को वेपर में बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसी को हम एलवी कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल रहेगा दिया हुआ, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। और नहीं दिया हुआ रहेगा तो बाकी सब दिया रहेगा, यही निकालना रहेगा। क्या नहीं मान सकते हैं? नहीं मान सकते ना, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग वैल्यू होता है ये। ओके हो गया यहाँ तक? देखिए, नीचे जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे, ऊपर ये गुना में बदल जाएगा। तो केवी बराबर होगा m इंटू आर टी स्क्वायर बाई 1000। अब ये केमिस्ट्री में एल भी नहीं कहलाता है, केमिस्ट्री में ये कहलाता है डेल्टा एच वी पी। याद सुनिए इधर, डेल्टा एच वी पी ये इंथैल्पी के टर्म में चला जाता है। इसको आप 2 नाम से जानते हैं केमिस्ट्री में। इसको इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, क्योंकि आप ग्राम को मोल में बदलने के लिए ना मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किए। या इसी को कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ वेपोरेशन पर मोल? 1 मोल उस लिक्विड, जिस लिक्विड का आप केवी निकाल रहे हैं, उस लिक्विड के 1 मोल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड जो हीट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। तो इसमें तो सारा बात लिखा हुआ ही है, सिर्फ आप m लिख लो और ये क्या लिख लोगे? डेल्टा एच वी पी। m क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्योर लिक्विड, या उसी को कह दीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वी पी क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। ये बस ग्राम जो है वो किस में बदल जाएगा? मोल में। लिख लीजिए खुद से, बाकी सब चीज वही है। m जो है यह है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड। और ये डेल्टा एच वी पी क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, या केमिस्ट्री में एक और नाम से ये जाना जाता है, आप कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में भी वह लिखा जा सकता है। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। और अब ये फिजिक्स का नहीं रहा, मोल की बात केमिस्ट्री में ही होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा थ्योरी समाप्त हुआ है अब।
और अब आप क्वेश्चन इसका भी बना सकते हैं, पीछे वाला भी 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। हम सब क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस बाद में करेंगे। पहले आप इसका एक क्वेश्चन बनाइए, डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन पहले आप इसका एक क्वेश्चन बनाइए। और ये क्वेश्चन नंबर होगा 59, 63 नंबर क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए ना, 63 नंबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है क्या? देखिए तो 63 कि 65 है? देखिए तो जरा एक असाइनमेंट क्वेश्चन लाए हैं ना आप लोग? अरे तुम लोग कल क्वेश्चन बोला था, हम तो भूल गए, निकलवाए ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा। अगल बगल से काम चलाइए, बाद में ले लीजिएगा। 63 बनाइए तो अभी तुरंत। कल तो बोले थे लाने के लिए असाइनमेंट, नहीं लाया होगा तब अभी पीटेंगे। अच्छा एक काम कीजिए, आप सब क्वेश्चन लिख लीजिए। तो बकलोल वाला काम मत किया कीजिए, जो कहा जाता है उतना किया कीजिए। क्वेश्चन नहीं लाइएगा तो काम कैसे होगा? लिखिए क्वेश्चन नंबर 63। 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, क्वेश्चन लिखिए। 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस dissolved in 10 gram of water, 10 gram of water. The boiling point of solution, the boiling point of solution is 100.39 degree से The boiling point of solution is 100.39 100.39 डिग्री से। And value of kV for water, and value of kV for water is 0.52 Kelvin kg per mole. Calculate the molecular weight of solute. Calculate molecular weight of solute. बनाइए तो खुद से। अच्छा आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, इस चैप्टर में तो अभी 15-17 दिन लगेगा कम से कम। और चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उस 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा का सारा 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का टेस्ट होगा। और टेस्ट जो होगा वो आपको कह के नहीं होगा कि उस दिन टेस्ट है, वो सडनली टेस्ट हो जाएगा। जिस दिन देखेंगे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, क्या कि तो सब है 1 नंबर का फंटिसबाज ना रे, बोल देंगे कि टेस्ट है, लापता हो जाएगा। टेस्ट नहीं देना है तो टेस्ट होगा, और टेस्ट बिना कहे सुने होगा। तो तुमको लगेगा कि पिछला बैच से पता कर लेंगे, तो गलत सोच रहा है। सब बैच का क्वेश्चन अलग अलग होगा, सब बैच का क्वेश्चन अलग अलग होगा। सब बैच में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, और सब बैच में टेस्ट भी अलग अलग दिन होगा। आज यदि सुबह में हुआ है तो हो सकता है आज तुम लोग में पढ़ाए हो, फिर देखेंगे जिस दिन भीड़ भाड़ रहेगा ले लेंगे कभी। तो तुम जो फंटिसबाजी करते हो वो चलने तो हम देंगे नहीं, क्योंकि तुमसे तेज मेरा दिमाग चलता है। दूसरी बात यह है कि आप टेस्ट में बहुत कम नंबर भी यदि लाइएगा तो भगा दिए जाओगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे नहीं। अब पहला चैप्टर यदि है तो पहला चैप्टर में हम थोड़ा रिलीफ आपको जरूर देंगे, काहे कि बहुत सारे लोगों का क्लास छूटा हुआ भी है, या उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई है।
वो सरस्वती पूजा डीजे पर डांस कर रहे थे अभी जब सॉल्यूशन चल रहा था। तो पहला चैप्टर में थोड़ा सा रियायत दिया जाएगा, लेकिन दूसरे चैप्टर से तो ये चीज़ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शुरू में पहला जैसे 100 नंबर में यदि 30 और 25 नंबर ले आते हो तो ठीक है। अब खाता भी नहीं खोला यदि, तब खुल जाओगे यहाँ से, बता दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पढ़ाई लिखाई पर, और रिवीजन लगातार करते रहिए। ये नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे भूलते जा रहे हैं, कल के डेट में आपको पता चले कि मोललता का सिंबल भी आपको नहीं पता है। तो ये सब चीज़ समझ में आना चाहिए आप। ये क्वेश्चन बना क्या? तो इसका ध्यान रखिएगा आप सभी आदमी। अब ये भी मत कहना कि बाद में सर बोले नहीं कि टेस्ट होगा, ये जो भी है। सुनिए ध्यान से, ये इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 164 आएगा। आया है क्या? एग्जैक्ट 164 आ जाता है लगभग। और सुनिए इधर, क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बना है तो हम बस हिंट इस क्वेश्चन को कर देते हैं, बाद में कि पीछे का बहुत सारा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अभी क्वेश्चन है 1. सुनिए, बात बंद कीजिए। 1.23 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि सॉलिड और सॉल्वेंट का मास दे दिया आपको? सॉल्वेंट के मास को हम बी से इंडिकेट करते हैं और सॉल्यूट के मास को ए से इंडिकेट करते हैं। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। आगे है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 100.39 डिग्री सी। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से हम इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन में गौर करो आप, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत है लेकिन क्वेश्चन आपको दिया नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहीं दिया हुआ है क्या? वाटर के केबी का मान दिया हुआ है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ये तो हम पहले भी आपको कहे थे ना कि सॉल्वेंट यदि वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन देगा। मैक्सिमम केस में नहीं ही देता है क्योंकि वो जानता है कि आप सॉल्यूशन का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो आप जानते हैं। टी नॉट बी का वैल्यू कितना? 100 डिग्री सी आपको मानना पड़ेगा। एक बात और, सुनिए, 11th से जो लोग पढ़ते आ रहे हैं उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज भी थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। डिग्री सी है यहाँ, आप याद कीजिए 11th में कहीं भी हम आपको बोले थे ना, केमिस्ट्री में कहीं डिग्री सी चलता ही नहीं है, केल्विन में हमेशा बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम यदि डिग्री सी में भी चलोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, और केल्विन में भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर हर बार सेम ही आएगा। काहे ऐसा होगा? जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय बता देंगे, और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। आगे क्वेश्चन कहता है कि केवी का वैल्यू 0.52 है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? चूंकि उस नॉर्मल सब्सटेंस की बात कर रहा है, क्या डाला है इसका कोई चर्चा नहीं है। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, टीवी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। यही था ना फॉर्मूला। यहाँ से टीवी का वैल्यू कितना? 100.39 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52, 1.23 इंटू 1000 बाई 10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। क्या यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकल जाएगा? अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, इधर जो बात अभी थोड़ी देर पहले बोले थे उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। 100.39 डिग्री सी और 100 डिग्री सी, तो आपको नहीं लगता है कि ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है? और किस में, किस यूनिट में डिफरेंस है? डिग्री सेल्सियस में। अब आप ही जरा सोचिए कि इस डिग्री सी को यदि आप केल्विन में बदलते हैं और इसको भी आप केल्विन में बदलते हैं तो आप क्या कीजिएगा? इसमें भी 273 जोड़िएगा, इसमें भी 273 जोड़िएगा, लेकिन डिफरेंस तो आपको सेम ही आ जाएगा। चूंकि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इस वजह से आप डिग्री सी में चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और केल्विन में चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों केस में आपको डिफरेंस सेम आएगा। लेकिन यदि इक्वेशन में किसी एक ही जगह टेम्परेचर है तो वहां पर डिग्री सी में वैल्यू अलग आएगा और केल्विन में वैल्यू अलग आएगा, तो वहां पर आपको केल्विन में ही लेके चलना है। जैसे अभी तुरंत आप केवी बराबर लिखे थे ना, RT² बाई 1000 LV, वहां पर आप टेम्परेचर का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में रखिए, गलत आ जाएगा। वहां पर आपको टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा किस में लेके चलना है? केल्विन में। और इसीलिए वहां हम लिखा भी दिए हैं कि टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन यूनिट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिलहाल इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू है वो 164 आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिए।
तो यह तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जो थ्योरी पर है एग्जैक्ट उसी तरह से क्वेश्चन था। इसी में जब घुमा घुमा के पूछेगा तो आप उलझिएगा इसमें, ऐसा नहीं कि आप इसे ही बनाते चलिएगा। खैर, पीछे क्वेश्चन में दिक्कत भी है क्या? बोलिए तो किस में दिक्कत है? जो दिक्कत होगा बता दें। किसमें? आंसर बता दें। आंसर तो हम लिखे नहीं है। अच्छा, एक काम हम करते हैं, सुनो। हम एक तरफ से सब क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। बनाएंगे हम किसी को नहीं, हम सिर्फ डिस्कस कर देते हैं कि क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यदि किसी का कंफ्यूजन भी होगा ना तो दूर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 63। ये 63 था जो कि बना हुआ है ओवरऑल। अब देखिए यहाँ 59। अच्छा, सब लोग बनाए हैं कि ऐसे ही? थोड़ा कॉपी नहीं चेक कर ले? निकालो सब अपना अपना कॉपी। अब देखो बहाना बनना शुरू है कि सर कॉपी नहीं लाए हैं। कल बोला गया था ना कि कॉपी और न्यूमेरिकल वाला सब लेते हैं, कल नहीं बोला गया था क्या? नहीं, कैसे बोले थे? बोले तो थे, हमको याद है, रिकॉर्डिंग में भी होगा। आप लोग लेकिन एक नंबर के बहानेबाज आदमी है। मतलब सिरे से खारिज कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। देखिए इधर 59। अब हल्ला मत कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 59 है, ए सॉल्यूशन कंटेन, कहां से था रे? 59 से था ना। ए सॉल्यूशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। सुनिएगा ध्यान से। बेंजीन और टॉल्विन दो चीज का सॉल्यूशन है। बेंजीन को हम लोग इंडिकेट कर लेंगे बी से और टॉल्विन को इंडिकेट कर लेंगे टी से। दोनों के मॉलिक्यूल्स की संख्या समान है तो दोनों का मोल समान होगा, और मोल समान होगा तो मोल फ्रैक्शन भी समान होगा। इसीलिए यहां से आपको दो चीज दे दिया, एक्स बी एंड एक्स टी। यह वैल्यू भी 0.5 और यह वैल्यू भी 0.5। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। बेंजीन को बी से, टॉल्विन को टी से इंडिकेट किए। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन आर 95.1 एंड 28.4 mm ऑफ एच रेस्पेक्टिवली। दोनों का वेपर प्रेशर सेपरेटली दिया है, बेंजीन का इतना, टॉल्विन का इतना, यानी ये प्योर फेज का वेपर प्रेशर है। और प्योर फेज के वेपर प्रेशर को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? पी नॉट से। तो एक हो जाएगा पी नॉट बेंजीन और एक हो जाएगा पी नॉट टॉल्विन। ये दोनों वैल्यू दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 95.1 एंड ये है 28.4। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? PS एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज का मतलब YB आपसे पूछ रहा है। ये सब आपको रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर, ये जो रॉल्स लॉ था पार्शियल प्रेशर वाला, इससे और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, इस दोनों से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, PS बराबर हम लोग पढ़े थे XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। वहाँ A और B के टर्म में फॉर्मूला था, यहाँ पर किसके किसके टर्म में है? यहाँ B और T के टर्म में है। तो B वाला मान लो वो है, और इसको हम कौन सा टर्म मान लेते हैं? T। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इन प्योर स्टेट, ये बेंजीन वाला है। PS का वैल्यू तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, 0.5 इंटू मोल। वेपर प्रेशर कितना है टॉल्विन का? 28.4 प्लस ये फीड 0.5 और ये 91 पॉइंट समथिंग है, 95.1। आप इसको गुना करके जोड़ देंगे, PS नहीं निकल जाएगा? एग्जैक्ट ऐसे ही निकलेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर सही आ जाएगा। जो भी आएगा सही ही होगा, गलत नहीं होगा। एक और क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अच्छा ये बताओ, ये XA इंटू पी नोट ए बराबर हम लोग पढ़े थे YA इंटू PS।
याद कीजिए ये कंबाइंड फॉर्मेट था। तो आपको बेंजीन का पूछ रहा है, बेंजीन का तो यहाँ पर आप बेंजीन ले लीजिए, एक्स बी पी नॉट बी वाई बी, आपको वाई बी ही ना निकालना। एक्स बी पी नॉट बी पता है 0.5 इंटू पी नॉट बी कितना है 95.1 वाई बी, और यहाँ से पी एस जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर पी एस का वैल्यू रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, वाई बी का वैल्यू। किन्हीं को यदि इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो बात कीजिए। यदि आपका क्लास छोटा है तो खड़ा नहीं होंगे, क्लास रेगुलर है और फिर भी आपको दिक्कत हुआ है तभी हम आपको कुछ समझा पाएंगे, ऐसे कुछ समझना मुश्किल है। ये था क्वेश्चन नंबर 55। 50, हाँ वही 59 था, 55 तो बहुत पहले हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यदि आप उतारना चाहते हो तो साथ साथ चलिएगा। A solution is prepared by mixing 60 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 40 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। चलो इसमें हम लिखेंगे नहीं, इसमें हम ऐसे ही बता देते हैं, या फिर आपको जरूरत महसूस हो तो बोल दीजिएगा, हम लिख भी देंगे, ऐसा नहीं कि हम आगे भाग रहे हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 60 ग्राम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसमें आप हो सकता है फंसोगे आप, C2H5OH, यही है इथाइल अल्कोहल। यदि आप 11th पढ़े होंगे तो नहीं फंसेंगे। CH3OH, यही है मिथाइल अल्कोहल। एक्चुअल में इस फॉर्मूला का इसलिए ज़रूरत है, हम देख रहे हैं कि ग्राम दिया हुआ है और आपको मोल की ज़रूरत पड़ सकती है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट से तो तब ना डिवाइड करेंगे जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर वेट तब ना निकलेगा जब आपको केमिकल फार्मूला पता हो। द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल इन प्योर स्टेट आर इतना एंड इतना। एकदम सेम जा रहा है क्वेश्चन। देखिए वहां क्या था पिछला क्वेश्चन में, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया तो दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल गया। इस केस में क्या किया, दोनों का मास दे दिया, मास दे दिया तो मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, मोल से मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। एग्जैक्ट सेम पाथवे फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, बस हल्का सा डेविएशन लाया है लैंग्वेज में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वेपर फेज। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, अब आगे इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कर लेंगे क्या आप इसमें? अब एक बार फिर से यही करना, इथाइल को ई मान लेना, मिथाइल को एम मान लेना, और बाकी सारे फॉर्मूला पर इसको सॉल्व कर देना। बन जाना चाहिए। फिर भी नहीं बनेगा तो कल फिर न्यूमेरिकल का क्लास है, आप पूछ लीजिएगा, तभी हम ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। A solution contain ethyl alcohol and propyl alcohol has vapor pressure 290 mm of Hg। ये 290 mm of Hg क्या है? PS। PS है, यह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन में क्या क्या है? यह है क्वेश्चन नंबर 61। ए सॉल्यूशन कंटेन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल तो आप देखे ही, CH3CH2OH, ये है इथाइल अल्कोहल, और प्रोपाइल अल्कोहल इसको कहते हैं CH3CH2CH2OH। इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ई और पी से इंडिकेट कर दें, बाकी आप समझते रहिए। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया है? हाथ खड़ा कीजिए तो, मतलब आपको लगता है कि आप बना लिए, बाकी तो बनाइए नहीं किया होगा। अच्छा, कितना आदमी बनाया और नहीं बना, हाथ खड़ा करो तो देख लो। अंदाजा एकदम सही था मेरा। चलिए देखिए इधर। अच्छा ठीक है ठीक है, इस दो चीज का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आपको दिया हुआ है? 290 mm ऑफ है जी, यूनिट वगैरह आप देख लीजिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल।
वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एल्कोहल मतलब प्योर इथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर आपसे पूछता है, यानी आपसे पूछ रहा है पी नॉट ई। इफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज 0.65, बाबू इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.65। एक चीज देख लो, यदि इसका मोल फ्रैक्शन 0.65 है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पी यानी प्रोपाइल एल्कोहल होगा 1 - 0.65, क्योंकि दोनों का सम जो है वह 1 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू 0.35 होगा। और हो सकता है आप यहीं फंस गए हो, आप ही शायद पूछे ना क्वेश्चन, तो भी ना पूछी थी 61। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्रोपाइल एल्कोहल, यानी प्योर प्रोपाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, यानी पी नॉट पी आपको दिया हुआ है कितना 210। ये तो अब आसान है रे, बन नहीं जाएगा ये। इस पर आप इस फॉर्मूला को सॉल्व कर दीजिए। पी एस बराबर एक्स ई पी नॉट ई प्लस एक्स पी पी नॉट पी। पी एस का वैल्यू 290, एक्स ई 0.65 इंटू पी नॉट ई पूछ रहा है प्लस एक्स पी एक्स पी कितना है, एक्स पी का वैल्यू 0.35 इंटू पी नॉट पी का वैल्यू दिया हुआ है 210। आप यहां से नहीं निकालेंगे पी नॉट ई, जो भी आएगा कैलकुलेशन आप कहे कीजिए, बस अब गुना भाग बचा है, अब केमिस्ट्री नहीं है इसमें। लास्ट वाला भी प्रॉब्लम है। चलिए जब इतना बताए तो इसको देख ही लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्विन एंड प्योर बेंजीन इज 32.99, ये जो भी है। सुनिए, बाइनरी सॉल्यूशन है दो चीज का, टॉल्विन है और बेंजीन है, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर आपको दे दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपसे पीएस पूछ रहा है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज यानी वाईटी पूछ रहा है आपसे। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन द सॉल्यूशन इज 0.61। ये सब पहला अभी जो बताए थे ना क्वेश्चन, उससे बनेगा। एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक का 0.6 है तो दूसरे का 0.4 होगा, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है, तो एक बार फिर से इसी फॉर्मूला पर जाइए तो आपको पीएस पता चल जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके लिए कंबाइंड फॉर्मेट पर चले जाइए। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए, यदि आपका रुका हुआ होगा तो भी। नहीं बने कल बना के लाइएगा, नहीं बने या कहीं भी आप फंस जाएं तो कल फिर से हम डिस्कस करेंगे। होमवर्क नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 64 और 65 बनाने दिए थे क्या? ये दोनों क्वेश्चन आप बना के लाएंगे घर से। सुनिएगा ध्यान से, इस दो क्वेश्चन को बनाने में हमको 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। पीछे वाला सारा क्वेश्चन हम बता दिए हैं, फिर भी नहीं बने, हो सकता है कि वो पूछो तो 5 मिनट और, मैक्सिमम 15 मिनट न्यूमेरिकल चलेगा और उसके बाद हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें टॉपिक चलेगा फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे आप पहले अभी बनाओ क्वेश्चन, हल्ला काहे कर रहा था, बनाओ। नहीं अब अभी बनाएगा अब बैठ के, हम बोल रहे हैं तो नौटंकी बतिया रहा है रे। झोला पुथा सब समझ समेटने लगता है, समेटता है वहां तक तो ठीक है, मुंह से काहे इतना आवाज निकलता है। जब हम बोल ही रहे हैं तो सुनेगा कौन? तुम भी बोलोगे तो। कल 15 मिनट न्यूमेरिकल पर जाएगा और उसके जस्ट बाद हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट को ढंग से नहीं समझ रहे थे, उसी प्रकार आप फ्रीजिंग पॉइंट को भी नहीं समझते हैं। आपको सिर्फ इतना जानकारी है। क्या है जानकारी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में? यह वह टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ऐसा ही आप जानते थे कि ये जो है वह टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड जो है वह वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। उम्मीद करते हैं उससे बहुत बेहतर अब आप समझ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट को, तो उससे भी बेहतर अब आप समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को।
नेक्स्ट क्लास उसी से संबंधित। जाइए।